Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी REBT, जो कि एल्बर्ट एलिस ने 1950s में डेवलप की थी। एल्बर्ट एलिस जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था और वो अपने साइको एनालिसिस के जो प्रैक्टिस था उससे वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड था और मुतमईन नहीं था उस टेक्निक से, और वो चाहता था कि कोई ऐसा अप्रोच बना लूँ, कुछ ऐसी टेक्निक बना लूँ जो उसको सेटिस्फाई कर सके, जो उसको उसके काम में मदद कर सके, जो क्लाइंट्स को समझने में उसको मदद कर सके। तो उसने REBT बनाई, थेरेपी जो है वो बिल्ड की। अब ये जो थेरेपी है ये ABC मॉडल पे बेस करती है। अब ABC मॉडल हमारे पास क्या है? ए से हमारे पास एक्टिवेटिंग इवेंट आता है, बी से हमारे पास बिलीफ सिस्टम आता है और सी से हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। अब ए हमारे पास एक्टिवेटिंग इवेंट यानी एक स्टिमुलाई, यानी कोई इंसिडेंट हुआ, कोई सिचुएशन बनी, ये हमारे पास एक एक्टिवेटिंग इवेंट है। अब उस पे एक कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल कैसा रिस्पॉन्ड करेगा वो उसके बिलीफ सिस्टम यानी बी से बिलीफ सिस्टम ही डिटरमिन करेगा, वो तय करेगा कि इसने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। अब वो रिस्पॉन्ड करना एक इंडिविजुअल, एक शख्स का, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कौन से? उसके इमोशंस, बिहेवियर, वो अपने इमोशंस और बिहेवियर, अपने बर्ताव से किस तरह उस स्टिमुलाई को, उस एक्टिवेटिंग इवेंट को रिस्पॉन्ड करेगा, ये उसका बिलीफ सिस्टम ही तय करेगा। तो अगर हमारे पास एक एक्टिवेटिंग इवेंट, एक स्टिमुलाई या कोई भी सिचुएशन हमारे पास प्लेजेंट होगा, खुशगवार होगा, एक अच्छा होगा, तो वो उसमें उसका बिलीफ सिस्टम भी एक अच्छे तरीके से उसको कॉप अप करेगा, उस सिचुएशन को एक प्रॉपर, एक गुड तरीके से, एक प्रॉपर वे में, एक प्लेजेंट वे में जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब वो रिस्पॉन्ड करना वो किस तरह होगा, किसके थ्रू होगा? उसके इमोशंस के थ्रू होगा, बिहेवियर के थ्रू होगा। ऑब्वियसली जब अक्सर हमारे यहाँ कोई खुशी की बात होती है तो हमारे इमोशंस, बिहेवियर भी खुशी वाले ही होते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेटिंग इवेंट, जब हम कोई खुशी की न्यूज़ सुनते हैं वो हमारे पास एक्टिवेटिंग इवेंट होती है और हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमें बताया कि ये गुड न्यूज़ है और आपने इस तरह अपने इमोशंस और बिहेवियर को जो है वो रिस्पॉन्ड इसके जवाब में शो करना है, तो हम उसी तरह बिहेव करते हैं। अब आते हैं, अगर एक्टिवेटेड इवेंट ही प्लेजेंट ना हो, खुशगवार ही ना हो, कोई बुरा इवेंट, कोई सच ट्रामेटिक इवेंट हो जाए या कुछ भी इस तरह बुरा इवेंट हो, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम होगा वो क्या होगा कि इरेशनल बिलीफ्स हमारे यहाँ डेवलप हो जाएंगे और हम उन इरेशनल बिलीफ्स के थ्रू ही उनको वो ही डिटरमिन करेगा हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को, और हम उस इरेशनल बिलीफ्स को ही लेके हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो थेरेपी बनाई गई है इसमें सबसे मेजर जो रोल होगा वो थेरेपिस्ट का होगा। उसने ही जानना है कि क्लाइंट के क्या आया इरेशनल बिलीव्स डेवलप हैं या प्रॉपर बिलीव्स जो है वो प्रॉपर वे में, या क्या कहते हैं, हेल्दी बिलीव्स हैं। ऑब्वियसली जो हमारे पास REBT के जो क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली उसमें 90 to 99% हमारे पास इरेशनल बिलीव्स के केसेस आते हैं और हम इरेशनल बिलीव्स को ही जो है वो उसके हैंडल करते हैं और उसमें उन लोगों पे, उन क्लाइंट्स पे, उन पेशेंट्स पे हम जो है वो थेरेपी अप्लाई करते हैं ताकि उनकी इरेशनल बिलीव्स को हम चैलेंज कर सके और उसको उनके जो उन इरेशनल बिलीव्स की वजह से जो उनका माल अडेप्टिव बिहेवियर या इमोशंस जो उनके बने हुए हैं, जो शो कॉन्सिक्वेंसेज जो शो हो रहे हैं, उनको हम चैलेंज करके रेक्टिफाई कर पाए। तो इसमें थेरेपिस्ट का जो है बहुत बड़ा अहम रोल होता है। वो इन चीज़ों को चैलेंज करता है, उन बिलीव्स को चैलेंज करता है और वो बिलीव्स जो कि फर्दर जो है वो उसके बिहेवियर और इमोशंस जो काज करते हैं। तो हमने उनके बिलीव्स को इस REBT में जो हम थेरेपी होती है इसमें हम इरेशनल बिलीव्स को जो है वो टारगेट करते हैं। अब थ्योरेटिकली तो ये बहुत आसान लग रहा है कि ABC मॉडल है हमारे पास और हम जो चाहें वो कर लें, लेकिन इसमें थेरेपिस्ट को बहुत प्रैक्टिस की, बहुत एक्सपीरियंस, स्किल्स की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह उन इरेशनल बिलीव्स को हम आइडेंटिफाई करता है और फिर किस तरह उनको चैलेंज करता है और फर्दर वो किस तरह उन बिलीव्स को जो है मॉडिफाई और रेक्टिफाई करता है। तो ये थेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा काम होता है, रोल होता है और इसके लिए उसको बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए होती है। एल्बर्ट एलिस ने फर्दर फैक्टर्स दिए हमें जो कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी या बनाता है और या उसको डिस्टर्ब करते हैं यानी बिगाड़ भी सकता है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? बायोलॉजिकल है और सोशल है। बायोलॉजिकल में एलिस कहता है कि बायोलॉजिकली इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और वो बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे बायोलॉजिकली जो कि उसकी पर्सनैलिटी बनाती है। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दी है
कि मैं बाज़ औक़ात बड़ा खौफ़ज़दा और बाज़ औक़ात मुझे ये चीज़ बहुत नेगेटिवली असर करती है, हार्ट करती है मुझे कि जब मैं हकीकत को देखता हूँ और वो हकीकत ये है इंसानों की कि इनमें बिला वजह, बगैर किसी मकसद के एक फ़ितरतन चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को इतनी सोचते हैं कि वो अपने लिए उस चीज़ को बिगाड़ देते हैं। मतलब उसका कहना ये था कि इंसान खुद ब खुद अपने मामलात को बिगाड़ता है, खुद ब खुद उसको सोच कर उसको बिगाड़ देता है और फिर फर्दर जो है उसकी मेंटल हेल्थ को जो डिस्ट्रॉय करता है, जो डिसफंक्शन करता है, वो उसके अनकॉन्शियस है। वो अनकॉन्शियसली अपनी उन चीज़ों को इतना ले लेता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है कि उसकी जो मामलात होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो वर्स हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। फर्दर इसने बताया कि इंडिविजुअल जो है, कोई भी शख्स जो है, ये फितरतन इनबॉर्न, इसमें पैदाइशी ये खसलत है कि वो चीज़ों को अपने आप को हर्ट करता है, चीज़ों को इरेशनली लेके जाके सोचता है, उनके ऊपर सोचता रहता है और अपने किसी भी इवेंट को अपने मुताबिक रिएक्ट करता है, यानी किसी भी वाक़ये को अपने सोच के मुताबिक रिएक्ट करता है। अगर किसी इंसान को कोई चीज़ चाहिए होती है ना, वो उसको नहीं मिल पाती, तो वो कहता है यार तो वो ये चीज़ नहीं देखता, लॉजिकली नहीं सोचता कि यार कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वज़ह से मुझे जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मुझे मेरा ये गोल था, मैंने अचीव नहीं किया। बल्कि कहते हैं नहीं, ये मेरी गलती है, अपने आप को डैम नहीं करता है, कोसता है या फिर दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, इल्ज़ाम उनको देते हैं, तुम लोगों की वज़ह से जो है मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया। तो ये एल्बर्ट एलिस ने कहा कि इंसान की फितरतन ये आदतें हैं, इनबॉर्न टेंडेंसीज़ है कि वो इस तरह सोचता है या इस तरह रिएक्ट करता है। और इनहेरिटली बायोलॉजिकली कोई इनहेरिटेड जो मेंटल डिसऑर्डर है वो स्किज़ोफ्रेनिया जो कि रेयर फॉर्म है। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो इंसान का जो आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, चाहे वो पेयर्स के साथ हैं, कोई और ग्रुप्स के साथ है, फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स जितने भी हैं, ये चीज़ उसके लिए बहुत मायने रखती है। और इन ही रिलेशंस जो है, यही रिलेशन जो है वो उसको डिफाइन भी करती है, उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन भी करती है। अगर यही लोग इनके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन हो, अगर यही लोग अगले इंसान को प्रॉपर एक अच्छा रिएक्शन दें, मतलब कि इंसान की अगले से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है। अगर कोई बंदा आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है, आपकी तारीफ़ करता है, प्रेज़ एडमायर करता है, तो आप अपने आप को एक वर्थी समझेंगे, अपने आप को एक काबिल समझेंगे। लेकिन अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करती है या टीचर्स आपको क्रिटिसाइज़ करती हैं, तो आप अपने आप को वर्थलेस समझेंगे और आप में वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी और आप नेगेटिव ही अपने आप के बारे में सोचेंगे। तो ये सोशल फैक्टर्स में आता है। एलिस आरईबीटी के पर्सपेक्टिव से फिर फर्दर कहते हैं कि जो लोग अपने आप को नाकाबिल, नाअहल, वर्थीलेस समझते हैं, तो वो अगले के व्यूज़ को, अगले उन पे कमेंट करते हैं, उनको बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत सीरियस लेते हैं और उनकी लाइफ जो है वो अगले के कमेंट्स पर ही एक तरह से इन्हिसार होती है, क्योंकि उनकी अगले की बातों का अपने मुताबिक उनकी बातों को लेके बहुत सीरियस होते हैं और सेंसिटिव किस्म के होते हैं। एलिस कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि स्कूल है और रिलीजन्स, यानी रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूशन हो गई, मदरसा हो गया, तो स्कूल और मदरसा या रिलीजन्स कह दें, कोई मज़हब कह दें, ये हमें सिखाता है कि हमने अपने माशरे में रहना किस तरह है और यही हमें सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो है वो ये सिखाता है, मैनर्स सिखाता है कि हमने किस तरह अगले के साथ इंटरेक्ट करना है और किस तरह के माशरे में रहना है। अब एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि एक बंदा जो कि उसका बिलीव बन चुका है कि उसने 2 टाइम जो है वो इबादत करनी है। तो इस सिचुएशन में जो कि उससे इससे पहले एक बात की है कि इंडिविजुअल जो है वो एक 2 चीज़ों को फेस करता है, शुड और मस्ट। अब जहाँ पे जब वो 2 टाइम अपनी इबादत करेगा तो ये मस्ट वाली सिचुएशन है, शुड वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि उसने लाज़मी ये करना है, उसका एक बिलीफ बन गया। वो कहते हैं ये गैर मुनासिब नहीं है, करना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल को ये भी सोचना चाहिए, अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि उसकी शुड और मस्ट क्या है? और ये चीज़ रिलीजियस ट्रेनिंग से ही उसमें आगे डेवलप हुई है। फिर फर्दर एलिस कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी टू डिस्टर्बेंसेस। अब इसमें ये कहते हैं कि ये इंसान की ये वल्नरेबिलिटी, यानी वो किस तरह हसास है चीज़ों को लेके, वो बायोलॉजिकली सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब कोई इंसान होता है, कुछ लोग होते हैं वो अकेले अपनापन को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग ग्रुप्स में एंजॉय करते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, कुछ लोग कुछ कहीं जाकर सैर व तफरीह जा करके अपने आप को रिलैक्स करते हैं। अब इसके अगेंस्ट कोई इस तरह सिचुएशन होगा तो वो उनको डिस्टर्ब करेगा, मेंटली भी उनको डिस्टर्ब करेगा। फर्दर इनके इरेशनल बिलीव्स के बारे में बताया गया है कि जिस तरह एग्जांपल के तौर पे गया है कि कॉम्पिटेंस इन सक्सेस में क्या होता है कि सारा एक लड़की है, वो कहती है उसमें मस्ट और शुड वाली सिचुएशन है। अब वो कहती है कि मेरे तमाम ग्रेड्स जो है वो ए आने चाहिए, या कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे तमाम सब्जेक्ट में ए आने चाहिए और ए प्लस ग्रेड होना चाहिए
और ए ही होना चाहिए, इसके बगैर कुछ नहीं, मस्ट बी ए। तो ये क्या इरेशनल बिलीफ है, मतलब ये हो तो पॉसिबल तो नहीं है, क्या पता एक सब्जेक्ट है। तो इसी तरह फर्दर लव कंडीशन मैंने कहा है कि मुझे फला बंदा ही पसंद, उसको चाहिए कि मुझे पसंद करे, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे, मेरे साथ हर कंडीशन में अच्छा रहे। ये सब तमाम जो इस तरह के इरेशनल फर्स्ट एग्जांपल्स दिए गए, तो ये एक इरेशनल बिलीव्स हैं। तो ये जो बिलीव्स हैं ना, ये ही उसकी जो वनरेबिलिटी है डिस्टर्बेंस की, या उसको डिस्टर्ब करती है। जब वो इंसान अपनी ये इरेशनल थॉट्स जब बना लेता है ना, तो फिर उसकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। फिर ये इन्हीं इंटरेक्शन की वजह से, या सोशल इंटरेक्शन जब वो इंसान करता है, यही सोशल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही उसकी ये सोच ऐसी बनाती है, इरेशनल बनाती है, कि वो खुद नार्सिस्टिक किस्म का सोचने लग जाता है और इरेशनल से बिलीव बना लेता है कि मुझे ए ही चाहिए, मुझे 4 GPA ही चाहिए, मुझे ये। तो ये उसकी फर्दर जो है वो लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। और एलिस कहता है कि इसी सिस्टम, इसी बिलीफ सिस्टम को हमने चैलेंज करना होता है और रेक्टिफाई करना होता है। द रेशनल इमोटिव बिहेवियर ABC थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर हम एक इंसान की पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं कि किस तरह वो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं इंसान में, अगर कोई उसके गोल्स अचीव वो करता है तो एक्टिवेटिंग इवेंट उसके प्लेजेंट है, अगर वो नहीं करता तो वो अनप्लेजेंट एक्टिवेटिंग इवेंट। और इसमें हम फर्दर देखते हैं कि किस तरह बिलीफ सिस्टम जो है उसका इमोशनल और बिहेवियर रिस्पॉन्सेस को डिटरमिन करता है। क्योंकि किसी भी एक्टिवेटिंग इवेंट को रिएक्ट करना, कोई भी इंडिविजुअल किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो उसके बिलीफ सिस्टम ही उसको बताती है कि आपने किसी भी एक्टिवेटिंग इवेंट या स्टिमुलाई को इस तरह रिएक्ट करना है। वो जो रिएक्शन होगा वो अगर वो इमोशनली देता है और बिहेवियरली देता है, तो सारी चीज़ उसकी बिलीफ से निकलती है। अब आगे हम फर्दर देखते हैं कि जब कोई इंसान गोल्स अचीव करते हो, बस उसके लिए प्लेजेंट रिस्पॉन्स वो करेगा, और नहीं करता तो अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स करेगा। अब फर्दर हमारे पास इसमें टाइप्स आते हैं कि रेशनल बिलीफ, प्लेजेंट एक्टिवेटिंग इवेंट। अब इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटिंग इवेंट हमारे लिए प्लेजेंट है और हमने एक रेशनल बिलीफ देना है। अब प्लेजेंट तो हमारे पास है, एक्टिवेटिंग है। अब रेशनल बिलीफ क्या है कि केली ने एग्ज़ाम में A ग्रेड लिया। अब इसका बिलीव क्या था कि उसके अपने आप पर एतमाद था, और तब जाके उसने एक प्रॉपर एतमाद था कि अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत पे उसको यकीन था। एक रेशनल चीज़ थी क्योंकि उसको पता था उसने मेहनत की है, तो वो मुतमईन थी। अब वो उसका बिलीफ है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे पास? इमोशनल क्या होगा कि वो खुश होगी, प्लेजर रिस्पॉन्स है। बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या होगा कि वो अब नेक्स्ट टाइम दोबारा साइकोलॉजी का एग्जाम देंगे क्योंकि वो मोटिवेटेड है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो रेशनल बिलीव्स अनप्लेजेंट एक्टिवेटिंग इवेंट। अब इस बार हमारे पास अनप्लेजेंट एक्टिवेटिंग इवेंट है, तो अब हम इसमें किस तरह दोनों रिस्पॉन्सेज देगी। अब एक्टिवेटिंग इवेंट है अनप्लेजेंट, इसमें उसका बिलीव क्या है कि अनफॉर्चुनेटली मैं सही मेहनत नहीं कर पाई, तो तब जाके मैं जो है वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाई, या ग्रेड्स ए नहीं लिए मैंने, या फिर मुझे टेस्ट नहीं फेल करना चाहिए। अब इसमें इमोशनल रिस्पॉन्सेज ये होगा या कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा कि वो फ्रस्ट्रेशन फील करेगी, गुस्सा भी होगी, ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर जो होगा वो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि वो कहेगी मैं नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा ए, या नेक्स्ट टाइम मैं ए ले के दिखाऊँगी। ये क्या हो गया? दोबारा मेहनत करना। उसने अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसने किसी और को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बल्कि एक रेशनल बिलीव बनाई कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा मेहनत करूँगी तो दोबारा मेरे पास आ जाएगा मार्क्स, ए ग्रेड ले लूँगी। ये क्या था? रेशनल बिलीव। उसको पता था कि इस बार मैंने मेहनत नहीं की, तो तब मुझे मेरे मार्क्स नहीं आए। तो ये एक रेशनल चीज़ थी हमारे पास अनप्लेजेंट एक्टिवेटिंग इवेंट में। अब दूसरी चीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि इरेशनल बिलीव अनप्लेजेंट एक्टिवेटिंग इवेंट। अब अनप्लेजेंट एक्टिवेटिंग इवेंट वही है, लेकिन यहाँ पे हमने इरेशनल बिलीव देखना है केली का। अब उसने साइकोलॉजी का एग्ज़ाम फेल कर दिया। अब उसका बिलीव क्या बना? ये नहीं हो सकता, ये किस तरह हो गया, ये मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, और वो गुस्सा होगी, गुस्सा। अब ये बिलीफ सिस्टम क्या है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मैं हुई बेकार, आई एम वर्थलेस, आई डोंट हैव एनी एबिलिटी, आई एम वर्थलेस, आई एम होपलेस। ये तमाम चीज़ें क्या होगी? आई एम होपलेस क्या होगा, या एंग्री, गुस्सा का जो सिचुएशन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस को होंगे, वो इमोशनल होगी। अब बिहेवियर इसमें क्या होगा कि वो अवॉइड करना स्टार्ट कर दी। वो कहेगी मैं साइकोलॉजी का एग्ज़ाम ही नहीं देती क्योंकि मेरे मार्क्स ही नहीं आते। तो वो उस दोबारा उस एक्टिवेटिंग इवेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करेगी? वो अवॉइड करेगी उस एक्टिवेटिंग इवेंट को, उस सिचुएशन को। तो ये क्या होगा? वो इरेशनल बिलीव बन चुका है उसका। वो क्या बन चुका है बिलीव कि मैं आई एम अ टेरेबल पर्सन, आई एम वर्थलेस, आई एम होपलेस, कि मैं मायूस कुन इंसान हूँ, मैं बेकार इंसान हूँ, मेरे में कोई एबिलिटी नहीं है। क्या है? ये इरेशनल बिलीव से
अब वो प्रॉपर रैशनल बिलीव्स के साथ इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर रहे, लेकिन इरेशनल बिलीव्स बना दिए उसने अपने पास। डिस्टर्बेंसेस, अबाउट डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा कि एक चीज़ जो ऑलरेडी हो गई है, अनप्लेजेंट एक्टिविटी तो उसके लिए हो गई है, एक मसला तो आ गया है, ठीक है, वो ऑलरेडी उस पर गुस्सा है, अब वो इस सेंटेंस यहाँ पर बार बार रिपीट करेगी। अब वहाँ पे उसने एग्ज़ाम तो फेल कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो ख़ुद को क्रिटिसाइज़ करना, ख़ुद को हर्ट करना स्टार्ट कर लेगी के लिए। अब उस सिचुएशन से होकर दूसरा एक्टिवेटिंग अनप्लेजेंट एक्टिविटी बनाए, वो डिप्रेस हो जाएगी, वो अपने आप को बेकार समझने लग जाएगी और वो समझेगी कि वाकई यार मैं बेकार हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, ये वॉटीलेस हूँ मैं, मुझे क्या करना है इधर। यानी एक इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, इसके साथ मज़ीद और इवेंट्स वो ऐड हो रहे हैं कि वो डिप्रेस भी हो रही है, डिप्रेशन में भी जा रही है, साथ में उसमें मायूसियाँ भी आ रही हैं, साथ में वो ख़ुद को नाकारा समझ रही है। क्या हो गया, सर्कल चलना स्टार्ट हो गया। अब नेगेटिव रवैये, नेगेटिव सिम्टम्स आने और बढ़ते जा रहे हैं उसमें, या नेगेटिव बिहेवियर्स और उसमें बढ़ता जा रहा है, ये सर्कल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टर्बेंसेस, अबाउट डिस्टर्बेंसेस, पहले एक इवेंट थी उसको संभालना चाहता है, लेकिन क्या करते करते अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते करते और मामलात में सीरियस होके चली गई। आई एम मोस्ट वर्थलेस पर्सन इन द वर्ल्ड, अब मैं दुनिया में सबसे बेकार इंसान हूँ। और ये क्या हो गया, ये साइकिल अब कंटिन्यू होता गया। अब यहाँ पर इंसान जितना ही अपने बारे में नेगेटिव सोच सकता है, वो केली अपने बारे में सोच रही है, और एक अल्फाज कुछ स्टेटमेंट से बढ़ के और नेगेटिव स्टेटमेंट्स में इसमें केली जा रही है और अपने आप को उस मुताबिक जो है फील कर रही है। तो एक्टिवेटिंग इवेंट उसके लिए एक था, लेकिन अब और उसके साथ जुड़ रहे हैं नेगेटिव वे में। अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए, बी एंड सी। अब ए हमारे पास एक्टिवेटिंग इवेंट है, बिलीफ सिस्टम और उसके कॉन्सिक्वेंस हमारे पास इमोशनल बिहेवियर होते हैं। अब इसमें कॉग्निशन भी हो सकता है, ठीक है, कॉग्निशन आप सोचते हो तो तभी आपका बिलीफ सिस्टम बनता है और फिर फर्दर बिहेवियर और आपके इमोशन उससे शो होते हैं। तो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें ये इंटर रिलेटेड हैं, इनके कंपोनेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड है, ये इस कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर आप इमोशनली एक चीज़ डिस्टर्ब है तो आपके बिहेवियर में भी वो जाहिर होगा कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं अंदर से, वो आपके बिहेवियर भी उस तरह करोगे। कॉग्निशन आपके किस तरह, आपका ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि अगर आप कॉग्निशन, आप एक चीज़ को सही तरह नहीं समझ पा रहे तो वो आपके इमोशन से भी ज़ाहिर होगा और आपके फिजिकल बिहेवियर से भी ज़ाहिर होगा। तो मैंने का मतलब ये है कि तीनों चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट्स हैं ABC मॉडल में, एक दूसरे को अफेक्ट करती है या इंटर रिलेटेड है। अब हम ABCDE थेरेप्यूटिक अप्रोच की तरफ आते हैं। अब ABC एक्टिवेटिंग बिलीफ और C कंसिक्वेंसेस हमारे पास है। अब इसमें फर्दर जो ऐड हुआ है D और E, डिस्प्यूटिंग। अब डिस्प्यूटिंग क्या है, हमने चैलेंज करना है क्लाइंट्स के इरेशनल बिलीव्स को। ये जो इरेशनल बिलीव्स को हम जब चैलेंज करते हैं, इसमें हमने 3 टाइप्स में हमने चैलेंज करना है। वो ये कि आपने एक डायरेक्टली चैलेंज करना है इरेशनल बिलीव्स को। एक तो आपने डायरेक्ट ढूंढना है कि इरेशनल बिलीव्स क्या है। दूसरा, आपने उनको उनके रेशनल बिलीव से सेपरेट करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। थर्ड ये है कि उन रेशनल बिलीव्स पे आपने क्लाइंट के साथ डिबेट करनी है। और ई में हमारे पास ये आएगा कि इफेक्ट, न्यू इफेक्ट आपके इस तरह होगा कि आपने उनको रेशनल बिलीफ बना के देना है, एक पॉजिटिव थॉट बना के देना है क्लाइंट को, लॉजिकल वे में आपने उनको बताना है। अब सबसे पहले हम अगर एक्टिवेटिंग इवेंट की बात करें तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब वो हमारे पास है कि वो एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है और किस तरह, दूसरे ये कि किस तरह क्लाइंट ने उसको परसीव किया है। इन 2 चीज़ों को जो है वो थेरेपिस्ट लाजमी देखता है, क्योंकि क्लाइंट जो हमेशा होता है वो एक्टिवेटिंग इवेंट को बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट करता है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं, जो कि थेरेपिस्ट के लिए चाहिए नहीं होती, बल्कि उसने सिर्फ मेन इवेंट पे फोकस करना है कि वो कौन सा एक इवेंट है जिसकी वजह से इसको डिस्टर्बेंस का शिकार हो रहा है। कंसिक्वेंसेस हमारे पास ये होंगे कि वो कौन से इमोशनल रिस्पॉन्सेज दे रहा है और कौन से बिहेवियर रिस्पॉन्सेज दे रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस में मोस्टली होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस को हम बिलीफ से सेपरेट नहीं कर पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये बिलीफ है या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि जो फीलिंग होती है वो इंसान की अपनी एक्सपीरियंसेस की वजह से बनी हुई होती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो बिलीफ होगा, वो हम उसको जो है डिस्प्यूट कर सकते हैं, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स को तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते। चेंजिंग तो एक बंदे फीलिंग्स तो एक बंदे ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, जो उसके साथ हो चुका है, बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो तो वो कर
वो स्पीड फील कर चुका है, ठीक है, लेकिन जो बिलीफ उसके बारे में बन चुका है उसको हम डिस्प्यूट कर सकते हैं, उसको काउंटर अटैक हम कर सकते हैं, उसको हम अलग रास्ता बता सकते हैं कि यार ये नहीं नहीं, ये काम इस तरह हुआ था, आपने एक अलग मिस लेबल किया इस चीज़ को। और बिलीफ में वही है कि इरेशनल और रेशनल बिलीफ्स को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्प्यूटिंग में है कि हमने किस तरह चैलेंज करना है एबीसी मॉडल को लेके, किस तरह इरेशनल और बिलीव्स को टारगेट करने डाले, फिर किस तरह उनको रेशनल से आइडेंटिफाई करना है, फिर किस तरह पे डिबेट करना है क्लाइंट के साथ। और फिर फर्दर उसमें सर्टन टेक्निक्स इसमें बताए गए हैं कि आपने सोक्रेटिक, लेक्चर, सेल्फ डिस्क्लोजर, क्रिएटिव वेज यूज़ करने हैं किसी भी इरेशनल बिलीव पे जब आप डिबेट करते हो। अब इसमें ये होता है कि सोक्रेटिक में ये होता है कि आपने नो और यस का आंसर नहीं देना होता क्लाइंट में, बल्कि उनको रियलाइज करवाना होता है कि वाकई उनके क्लाइंट के जो है इरेशनल बिलीव्स है। आपने ऐसे ह्यूमर इस तरह यूज़ करना है कि उसको अगले को, मतलब मजाक इस तरह यूज़ करना है कि अगले को इंसल्ट फील ना हो, बल्कि उनके इरेशनल बिलीव्स के हवाले से मजाक करना है, ह्यूमर यूज़ करना है, बल्कि उस पर्सन के खुद उसको टारगेट नहीं करना। तो आप ऐसे क्रिएटिव वेज यूज़ कर सकते हैं, मेटाफर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस, इडियम्स, कोई ऐसे कहावतें उनके लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको वो रियलाइज़ हो जाए कि वाकई यार ये तो इरेशनल बिलीव्स है मेरे। तो इस तरह आपने क्लाइंट को लेके जाना है। और इफेक्ट जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि आपने जो है वो न्यू लॉजिकल वे उनको प्रोवाइड करना है, लॉजिकल, रेशनल फीलिंग, रेशनल बिलीव्स बनानी है उनके काउंटर्स में जो उनके इरेशनल बन चुकी हैं। फर्दर अप्रोचेस की बात की गई है कि कॉग्निटिव अप्रोचेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉग्निटिव अप्रोचेस में अक्सर जो थेरेपिस्ट होता है वो अल्फाज से, क्रिएटिविटी से, अपने बहुत से वैरायटी यूज़ करके बोलते हुए जो है उन बिलीव्स को टारगेट करता है। ये टेक्निक होती है बोलने का, किस तरह आपने अगले के स्टेटमेंट्स को किस तरह डिस्प्यूट करना है, चैलेंज करना है, ये कॉग्निटिव अप्रोचेस है। कॉपिंग सेल्फ स्टेटमेंट में ये होता है कि आपने क्लाइंट को जब उनका कोई ऐसा क्या कहते हैं डर हो या इरेशनल बिलीफ हो कि यार मैं तो बुरा ही हूँ, मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता, तो आपने उनको कहना है कि यार कोई स्टेटमेंट लिखो कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, किसी ने आज तक किसी को बुरा बोलने पे कत्ल नहीं किया, और ये आपने डेली रिपीट करना है। तो ये कॉपिंग सेल्फ स्टेटमेंट है, वो अपने आप से दोहराता रहता है, दोहराता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस मिलता रहता है। रिफ्रंटिंग में क्या होता है कि एक बंदा जो एडिक्टेड है किसी स्मोकिंग के हवाले से और या फिर लो फ्रस्ट्रेशन के हवाले से, टॉलरेंस के हवाले से, तो उसको हम बताते हैं कि आप जो एडिक्शन है स्मोक करने से, आप इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखें और एडवांटेजेस भी लिखें। तो वो जब वो डिसएडवांटेजेस लिखते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि यार डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इससे भी जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह गुस्सा भी है कि उसके डिसएडवांटेज भी लिखो, एडवांटेजेस भी लिखो, लो फ्रस्ट्रेशन, और उसको क्लाइंट को रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है वो मेरी गलत है। साइको एजुकेशनल मेथड में होता है कि आप अपने क्लाइंट को यही जो सेशन हुआ है उसके ऑडियो टेप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो बार बार उसे सुने और उसको रियलाइज़ हो कि मेरा थेरेपिस्ट ने मुझे क्या मशवरा किस जगह पे दिया था, और वो मैं कर सकूँ। टीचिंग अदर्स में ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को बोलते हो कि यार दूसरे को भी, जब आप आपके अपने जो दोस्त वगैरह होंगे, जब उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए कि वो इरेशनल बातें कर रहे हो, इरेशनल बिलीफ उनके हो, तो आपने उनकी भी हेल्प करनी है। आपने उनको भी रियलाइज़ करवाना है कि भाई ये चीज़ इस तरह नहीं है, आप इरेशनली सोच रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस तरह होता है कि जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने रेशनली उनको डील करना है, और उनको कॉपिंग स्ट्रेटजीज बतानी है। क्लाइंट को उनको ऐसा एबल करना है कि वो एबीसी मॉडल खुद अपने आप पे जो है वो यूज़ करे और उस चीज़ को लेके जाए। सो लास्ट में ये कहते हैं कि जो जितनी भी टेक्निक्स है हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आरईबीटी के बंदे के ऊपर, तो वो ये कि होमवर्क एक्टिविटीज़ दिया करें, उनको बोलें कि घर में ये चीज़ टेक्निक्स जो हैं आप अडॉप्ट किया करें, ताकि आपके सेल्फ कॉपिंग स्टेटमेंट हो गई या प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका टेक्निक हो गई या टीचिंग अदर हो गया, ऐसे साइको एजुकेशनल मेथड, इससे होगी उनको हेल्प मिलेगा, सेल्फ कॉप अप करेंगे उस चीज़ को। अब इमोटिव टेक्निक्स क्या है कि उनके जो इमोशंस होते हैं, हम इमोशंस को किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले उन्होंने जो टेक्निक बताई इमेजरी या विजुअलाइजेशन, और फर्दर हमारे पास रोल प्लेइंग है, फिर शेम टेकिंग एक्सरसाइज है। फर्दर इस तरह हम अपने जो इमोशंस है उनको अल्टर कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। इमेजरी में ये होगा कि हम किसी भी क्लाइंट को जो है वो उसको इमेजिन करवाएंगे कि उस कोई एक ऐसा सिचुएशन जिससे वो डरता है उसको हम वही इमेजिन करवाएंगे। अगर ऐसे एक एक आदमी है और वो डरता है कि उसको कोई रिजेक्ट ना करे, तो उसे हम कहेंगे कि फ़र्ज़ करो अगर तुम्हें कोई लड़की रिजेक्ट भी करती है तो क्या होगा, तुम डिप्रेस हो जाओगे, तुम अपने आप को कोसोगे, तुम अपने आप को ही जो है वो नेगेटिवली इवेल्युएट करना स्टार्ट करोगे।
तो वो जब वो इस चीज़ों को सोचेगा, रियलाइज़ करेगा, इमेजिनेशन में जाएगा और बार-बार जो है वो देखेगा, तो उसको बुरा लगने लगेगा अपने आप कि यार यार ये तो गलत चीज़ है, मैं ये क्यों करूँ? तो फिर वो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो रियल सिचुएशन में भी उसको कोई रिजेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, वो अपने आप को बुरा नहीं समझेगा। वो अब कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि थेरेपिस्ट ने उसको रियलाइज़ करवाया कि जब आप डिप्रेशन में जाओगे किसी बंदे की वजह से, तो आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। ये तो आपको नुकसान है, उसको तो नहीं है। तो इस तरह हमने इमेजिन करवाना होता है। रोल प्लेइंग में ये होता है कि हम जो क्लाइंट्स के जो डिज़ायर्स होते हैं ना, जो फीलिंग्स उसकी होती हैं, हम क्या कहते हैं कि उसको हम उसके सामने लेके आते हैं। इस तरह यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है कि एक वुमन जो है, एक औरत जो है, वो किसी से प्रपोज़ल या डेट पे जाना चाहती है। तो अब वो हम उसको रोल प्लेइंग करवाते हैं। वो उसको बिठाते हैं, उसको कहते हैं आपके सामने एक चेयर है या कोई और चीज़ है, इससे डेट की परमिशन लो। अब वो उससे बोलती है, सवाल करती है, फर्स्ट टाइम है, रोल प्ले हो रहा है, सिचुएशन नहीं है लेकिन सिचुएशन बनाया है। अब वो जब वो रोल प्ले होगा तो वो जब क्वेश्चन रोल प्ले में अपने ही दूसरे सेल्फ से क्वेश्चन करें कि मैंने अब तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, तो अब वो कहेंगे मैं नहीं जा रहा। तो अब वो क्या होगा, अब इसके बदले में वो क्या रिस्पॉन्स देगी, वो जो रिस्पॉन्स उस वक्त देगी, अच्छा ठीक है नहीं जा रहा तो कोई मसला नहीं। तो ये क्या होगा, उसकी जो एंजाइटी या उसकी वो जो एक चीज़ थी, वो कम हो जाएगी रोल प्लेइंग से। शेम अटैकिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि अक्सर इंसान डरता है कुछ ऐसे काम करने से जो उसके लिए शेमफुल साबित होते हैं, जो उसके लिए डरता है, शर्मिला, या वो उसको शेमफुल कंसिडर करता है। मतलब किसी टीचर के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना उसके लिए शेम, यार मेरे और बाकी कोलीग्स क्या कहेंगे, तो उसके लिए शेमफुल चीज़ है ना। तो अक्सर इस एक्सरसाइज में हम क्या कहते हैं कि उसकी ये क्या कहते हैं, शेमफुल मिजाज जो है उसका, शाइनेस या अकेले या जो भी, उसको हमने ख़त्म करना है। हम क्या कहते हैं उसको, रोड पे जा रहे हो ना, तो एवी बिला वजह किसी के नाम ले लो, बगैर किसी अजनबी, किसी को जानते भी ना हो, जोर से पुकारो, आमिर किधर जा रहे हो, पता नहीं आमिर कौन है, लेकिन बाजार में गए किसी को भी आमिर कहना तो 100 बंदे इधर पीछे मुड़ेंगे जिनका नाम आमिर होगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी शेमनेस जो है वो खत्म होगी। इस करके वो जानबूझ के जब इस तरह के एक्सरसाइज करेगा तो उससे शेमनेस, लेकिन याद रहे कि किसी को हर्ट नहीं करना, जो कि उसकी इनअप्रोप्रिएट वे में हम हर्ट करें। फोर्सफुल सेल्फ स्टेटमेंट्स में ये होता है कि ये उन स्टेटमेंट, मस्टरबेटिंग स्टेटमेंट, यानी मस्ट, शुड बी, एक चीज़ होनी चाहिए, इस तरह के जो इन लोग के इरेशनल बिलीफ्स और स्टेटमेंट बने होते हैं, उनको हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यार अगर ए ग्रेड मेरा नहीं सॉरी ये तो सी ग्रेड लेना तो यार बहुत ही बेवकूफ़ी, टेरेबल और ऑफुल चीज़ें जो मैं ले चुका हूँ, ये किस तरह हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हम इस स्टेटमेंट को हम इस तरह रिप्लेस करेंगे कि आई वांट टू गेट एन ए बट आई डोंट हैव टू। मुझे ए लेना चाहिए था, लेकिन मैं लेना चाह रहा था, लेकिन बट अब मुझे नहीं ज़रूरत। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट हमने वो करना है। अब सेल्फ डायलॉग में क्या होता है कि जो उसके इरेशनल बिलीव्स बने हुए ना, उसी पे हम मुकालमा उस क्लाइंट से करवाते हैं कि यार तुम्हारे अपने इरेशनल बिलीव्स को अपने साथ ही डिस्कस करो, अपने आप से ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, और बार बार अपने साथ रिपीट करो और इनको सुनो, और क्या कहते हैं, अपने साथ बातें करना स्टार्ट करो। ये सेल्फ डायलॉग होगा। तो इसमें क्या होगा, उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, खुद डिस्प्यूट कर पाएगा और खुद पता चलेगा कि यार ये तो इरेशनल है। अगर हम बिहेवियरल मेथड्स की बात करें तो इसमें एल्बर्ट एलिस ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ की हुई कि किस तरह हम बिहेवियर को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें फर्दर हमने देखना है कि एक्टिविटी होमवर्क। अब होमवर्क एक्टिविटी में ये होता है कि हम क्लाइंट को जो है वो टास्क देते हैं कि आप अपने आप इरेशनल बिलीव्स को किस तरह कम्बैट कर सकते हैं, किस तरह आपने जो है वो अपने मस्ट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को, जो है मस्ट और शुड और आउट और ये जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, इसको किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो हम उस तरह कुछ टास्क देते हैं उनको। कहते हैं कि अगर एग्जांपल पे अगर कोई बंदा अपनी जॉब छोड़ना चाहता है अपने बॉस के रवैये की वजह से, तो हम उसको कहते हैं कि यार उस अपने बॉस के रवैये को बर्दाश्त करना सीखने ही एक प्रॉपर वे है। उनकी बॉस का क्रिटिसिज्म को जो है वो पॉजिटिव वे में बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना आपके लिए बेहतरमंद साबित होगा आपकी जॉब के लिए। तो इस तरह हमने उनको रियलाइज़ करवाना है और उनको इस तरह टास्क देना है कि आप किस तरह बॉस के रवैये को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और बॉस के इरेशनल बिलीव्स को अपने इरेशनल बिलीव्स नहीं बनाना, बल्कि आप अपने पॉजिटिव वे में काम करना है। रीइंफोर्समेंट एंड पेनल्टीज़ में होता है कि वही ओपोनेंट कंडीशनिंग की बात आ गई कि रीइंफोर्समेंट में है कि जब आप कोई अच्छा काम या टास्क टाइम पे कंप्लीट करते हो तो आप अपने आप को रिवार्ड दो, खुद ही अपने आप को रिवार्ड दो। अगर आपसे काम नहीं होता फिर अपने आप को पेनल्टी भी दो।
पनिशमेंट भी दो। फिर इसमें ये उन्होंने एग्जांपल दी है कि $20 बिल उन्होंने जलाने का एल्बर्ट एलिस ने कहा है अगले को, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है अपने काम ठीक करने की ज़्यादा आप फोर्स करें, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं ठीक नहीं करूँगा तो मैं पेनल्टी दूंगा, और वो मैं अपने आप से जो है वो अपने आप को खुद सजा दूंगा। स्किल ट्रेनिंग ये होगी कि अगर आपको कोई जहाँ पे कोई काम करने में मुश्किल आ रहा है, तो एल्बर्ट एलिस ने स्किल ट्रेनिंग की एक टेक्निक बताई कि आप जाके वर्कशॉप अटेंड करें, आप ऐसे ग्रुप्स के साथ मिलें, या आप ऐसी स्किल्स डेवलप करें जो आपके काम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको कल के नदामत का सामना ना करना पड़े, आप काम अपने जो है वो प्रॉपर वे में कर पाएँ। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.